सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशू वर्मा और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर का देखिए बेसिकली मेन चीज़ जो हम लोग फोकस करने वाले हैं पूरे लेक्चर पर वो है हमारा गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए हमें फ्लक्स समझना जरूरी है, तो हम लोग फ्लक्स पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। और ये लेक्चर अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर डिलीवर किए हैं 12 से 13 लेक्चर इस कोर्स पर, है ना, उनमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। क्यों एक्साइटिंग होने वाला है? एक्साइटिंग इसलिए होने वाला है दो वजहों की वजह से। पहली वजह यह है कि हम लोग अब इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं जिनको मैं आज आपको रिलेट करके दिखाऊंगा कैसे एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है। और आप इस लेक्चर के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको देखिए एक चीज़ समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरे कोर्स में, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कोर्स में जो हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, हम लोग आप देखेंगे कि 90% न्यूमेरिकल्स, IIT JAM एडवांस, IIT JEE एडवांस, नीट 12th लेवल, सब हमारे न्यूमेरिकल्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होते हैं। हम चाहे पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे, हम चाहे डाइपोल्स पढ़ रहे होंगे, हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे होंगे, जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है। अब आप एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियरिटी रखिए कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, 3 हमारे पास तरीके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के। पहला तरीका हमारा क्या है? पहला हमारा तरीका है कूलॉम्स लॉ, है ना, कूलॉम्स लॉ, Q1/R², या स्मॉल r लिख लें, r कैप, है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का पहला फॉर्मूला था, पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास था पोटेंशियल से। पोटेंशियल मैंने आप लोगों को बताया था, कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर है, वेक्टर के कंपोनेंट्स वगैरह करने पड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना काफ़ी टफ हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि हमारा पोटेंशियल तो जो एक स्केलर है, एक अदिश राशि है, तो ये क्या होता है, हमें पहले पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर पोटेंशियल से हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो हमारा तरीका बहुत आसान हो जाता है ना। तो ये दूसरा तरीका हो गया हमारा। हमें पता है कि अगर हमें पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा वो होता है माइनस डेल V माइनस dV बाई डेल R, है ना। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल फाइंड करें, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देंगे, आगे माइनस लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी उस पॉइंट पर। अब जो हमारे पास तीसरा तरीका है, सबसे ज़्यादा मैजिकल तरीका, सबसे पावरफुल तरीका, सबसे आसान तरीका, इसको हम लोग कहते हैं गॉस थ्योरम। क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम। अब मेन बात आती है कि आप लोगों ने गॉस थ्योरम पहले ही पढ़ रखी है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है एक बोरिंग सी इक्वेशन, आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि ये गॉस लॉ होता है E.dA=Q∞ लेकिन नहीं, अगर मेरा लेक्चर ये डिलीवर करने के बाद, अगर ये लेक्चर मैं आपको पूरा पढ़ा दूं और उसके बाद भी ये इक्वेशन जो लिखी हुई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये अगर तब भी आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही लगता रहे तो मेरे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है, मेरा यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का ही पर्पज़ है कि है आई वॉन्ट टू मेक यू फॉल इन लव विथ फिजिक्स। मैं चाहता हूँ कि आपको इक्वेशन रीड करनी आनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि इक्वेशन बोलती है, इक्वेशन आपको कितना कुछ बताती है। और आज ये चीज़ आपको इस लेक्चर में समझ में आ जाएगी कि ये इक्वेशन कितना पावरफुल है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इन तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर हम लोग ये मेथड लगाएंगे, कहाँ पर ये मेथड लगाएंगे। इन दो को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है अभी तक तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ गॉस थ्योरम, कहाँ पर ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पर हमारे गॉस थ्योरम हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर गॉस थ्योरम लगाना हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। गॉस थ्योरम लोग वहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम लोग दूसरे मेथड्स पे अपने रिलाई करेंगे, है ना। जब आप लोग कंपटीशन में बैठेंगे, आप लोग सपोज IIT JEE के इंट्रेंस में बैठे हैं, आपके पास टाइम कम है, आपके पास इतना, आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आप लोगों ने गॉस थ्योरम लगाया, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, पर गॉस थ्योरम तो हमें पता है कि वहाँ पर लगनी ही नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर गॉस थ्योरम लोग नहीं लगा सकते, हमेशा गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ऐसा नहीं है कि गॉस थ्योरम गलत है, गॉस थ्योरम इज ऑलवेज ट्रूथ, लेकिन हम लोग कुछ जगहों पर अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे गॉस थ्योरम से, पर वो तो गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसी होनी ही नहीं, क्योंकि उस प्रॉब्लम गॉस थ्योरम लगा ही नहीं पाएंगे। और कई बार आप लोग गॉस थ्योरम लगा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड ही नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके पास टाइम कम, कि इन तीनों मेथड्स में कौन सा तरीका हम लोग कहाँ पर यूज़ करें, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं।
काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये। आज इस इक्वेशन की पावर आपको समझ में आएगी कि कितना पावरफुल, कितना ब्यूटीफुल इक्वेशन है, कितनी तेज़ी से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना बताता है। चलिए आप लोग पहले हेडिंग डालिए फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप याद रखिए कि 3 तरीके हैं हमारे पास, कोई चौथा तरीका नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, 3 तरीके हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिर्फ मैथमेटिक्स समझने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ फार्मूले रट रहे हैं, मैथमेटिक्स समझ, नो, आपको मैथमेटिक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या रियल में बताती है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करें, इससे पहले हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। ये फ्लक्स हमें बताता है कोई एक एरिया है हमारे पास, है ना, तो फ्लक्स बताता है कि इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया से होकर क्रॉस कर रही हैं। देखिए ये हमारे पास अगर कोई एरिया है ऐसा, है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इधर आई और ये इधर निकल गई, ये इधर आई और यहाँ पे निकल गई, इधर आई और ये यहाँ पर निकल गई, है ना। तो हमारा फ्लक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो बताता है कि किसी एक एरिया से कितनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो अब इसका मैथमेटिकली कैसे इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे, फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और भी आगे कई सारे फ्लक्स होते हैं, पर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है तो ई लगा लेंगे, फाई ई, ठीक। इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक, ई डॉट डी ए। और आप लोगों को पता है 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, है ना। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हम लोग कॉस थीटा आ जाएगा। अब एक चीज़ आप देखिए, अगर हमारे पास ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपके पास एक प्लेन है ना, ऐसा प्लेन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आई, पहली चीज़ समझिए कि एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, और उस एरिया का वेक्टर जो हमें हमेशा एरिया पर जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो एरिया का हमें डायरेक्शन दिखाता है। ये एरिया है हमारे पास, इसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, ये परपेंडिकुलर है। अब हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ऐसे आ रही हैं तो क्या है, एरिया से इनका एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि इस परपेंडिकुलर के पैरेलल है लाइन्स, है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, थीटा की देखिए 0 डिग्री 1, तो हमारा फ्लक्स क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 1 होती है, तो ये हमारा मैक्सिमम मिलेगा। और मिनिमम क्या होगा, अगर हमारी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री। देखिए फिजिकली आप समझते चलिए, मैथमेटिकली करने से कि मैथमेटिक्स से आप कंफ्यूज होते रहेंगे आगे, है ना, फिजिकल। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा ऐसे पेज ऐसे है, हमारा ये एरिया है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे गुजर रही, इसको टच करते हुए गुजर रही, क्या कोई भी लाइन्स इसको कट करके उस तरफ गई, नहीं गई, तो हमारा फ्लक्स क्या आना चाहिए, 0 डिग्री, समझ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगर ये लाइन्स हमारी ऐसी हैं तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो फ्लक्स हमारा कितना हो गया, फाई ई हो जाएगा हमारा 0। ओके, फ्लक्स हो जाएगा हमारा इस केस में 0। अब देखिए आप लोग यहाँ पर नोटिस करते चलना कैसे कैसे मैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जाऊँगा, और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे अपने गॉस थ्योरम को के डेरिवेशन की तरफ, गॉस थ्योरम के हम लोग रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे होंगे, ठीक है। देखिए अगर हम लोग एक क्लोज्ड पथ लें, एक क्लोज्ड पाथ लें, जैसे स्फीयर ले लिया हमने ना, स्फीयर ले लिया, या फिर कैसा भी एक क्लोज्ड अगर हम लोगों ने सरफेस ले लिया, उसके अंदर कुछ वॉल्यूम क्लोज्ड है ना, तो हम लोगों उसके लिए हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। आप लोगों को पता है किसी क्लोज्ड पाथ में इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख लेते हैं, ऐसे लगा देते हैं। इसका मतलब होता है किसी क्लोज्ड पाथ में हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं। एक चीज़ देखिए, हमारे पास अगर ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है 2, इसका रेडियस कितना है 4, यहाँ पर हमने एक चार्ज रख दिया सेंटर पर Q, है ना। तो इससे जरा हमारा फ्लक्स कैलकुलेट करिए, इस छोटे वाले बॉल है, ये फुटबॉल है ना, एक स्फीयर, इससे जरा फ्लक्स कैलकुलेट करिए। फ्लक्स क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही हैं, ऐसे है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, जरा देखिए कैलकुलेट करके। फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई है इस डायरेक्शन में, अच्छा इस जगह पर एरिया परपेंडिकुलर का डायरेक्शन भी हमारा क्या है, ये एन कैप, है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, तो हमारा क्या हो जाएगा ई
ई डी ए, छोटा सा एरिया हम लोगों ने लिया ना, ये छोटा सा एरिया, ई डी ए कॉस क्या, कॉस 0 डिग्री, है ना। देखिए क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, के क्यू अपान ये डिस्टेंस कितनी है 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना, इंटू डी ए। अच्छा ये देखिए पूरा कांस्टेंट है, हमने लिख लिया डी ए, इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन के क्यू अपान 4, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या बचा अंदर, डी ए को इंटीग्रेट हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। डी ए टोटल सरफेस, स्फेयर का टोटल सरफेस क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा के क्यू अपान 4 गुणे 4 पाई आर कितना 4। देखिए 4 कैंसिल आउट हो गया, के की वैल्यू हम लोग रख दें, के की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज़ और आप देखिए, याद रखिए इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना आया हमारा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग इस वाले बड़े वाले से लें तो पहले आप लोग सोचिए, मैथमेटिक्स पर मत जाइए, आप सोचिए कि क्या इतना ही रिजल्ट आएगा, कम रिजल्ट आएगा, ज़्यादा रिजल्ट आएगा, इससे निकलने वाली लाइंस कितनी होंगी, इससे निकलने वाला जो हमारा फ्लक्स होगा क्या होगा। चलिए मैथमेटिक्सली करते हैं। इस पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है ना, और इस पर परपेंडिकुलर इन कैप भी इधर, है ना। अब कहीं पर भी आप देखिए, अगर यहाँ पर ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर, तो नॉर्मल भी इधर, है ना। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा ये 0 डिग्री, मैं अब इस बड़े वाले के लिए बात कर रहा हूँ, अपान 1 अपान क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 डी ए। अब 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब आर क्या है, आर आपका आ गया 4, क्या आ जाएगा 1 अपान, ठीक है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कि ये 4 पाई 4 का स्क्वायर क्या 16। देखिए क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 16 नीचे ना, 16 आपका कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, फिर आपका क्या आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मीन्स चाहे आप इस छोटे वाले पे लीजिए चाहे बड़े वाले पर, आपका फ्लक्स जो है हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहने वाला है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी चीज़ है, कितनी ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स है। अगर आप किसी क्लोज्ड पाथ में अगर हम लोग अगर फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कितनी, जितना उस क्लोज्ड के अंदर चार्ज है वो चार्ज टोटल कैलकुलेट कर लीजिए और उसका अपान एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा उस क्लोज्ड परिपथ से। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए कि चाहे परिपथ स्फीयर ही जरूरी नहीं है, अगर ये हमारा ऐसा है कुछ, ऐसा करके कोई भी क्लोज्ड है, ऐसा कुछ तिरछा उल्टा सीधा टाइप का अगर शेप है हमारा, ऐसे करके ना क्लोज्ड होना चाहिए, उससे भी हमारा फ्लक्स कितना होगा क्यू अपान 4, ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए फाइनल टर्म में हमारे क्या शेप की कोई बात हो रही है, शेप का कोई टर्म आ रहा है क्या, शेप का एरिया वगैरह फाइनल टर्म में आ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए क्या, के क्यू अपान आर स्क्वायर बाहर आ गया था, ठीक, और इंटू डी ए, ठीक, डी ए को क्या लिखा, डी ए, ठीक है, डी को आप लिखा ना 4 पाई आर स्क्वायर आया था, आर स्क्वायर टर्म कटे आपके, तो ये जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है हमारा ये, इसमें देखिए एरिया का कोई टर्म है क्या, एरिया की रेडियस वगैरह कुछ है, चार से कोई डिस्टेंस वगैरह वाला कोई टर्म है नहीं। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट जो है हमारा, आपका जो सरफेस है उससे इंडिपेंडेंट है, सरफेस का शेप कैसा होगा उस पर उसका फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ सबसे ब्यूटीफुल है। तो कैसा भी शेप हो तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि तो इसको हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया, यही गॉस थ्योरम है। देखिए अगर इसको हम लोग जनरलाइज कर दें, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, हम लोगों को जनरल कर दिया, हम लोगों ने कह दिया एक क्लोज्ड परिपथ ले लिया है ना, उससे हम लोगों ने फ्लक्स ले लिया E डॉट डी ए, ये हमेशा कितना होगा क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई आपको इन सब चीज़ों से पता चला कैसे क्लोज्ड परिपथ में अगर हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं तो कितना ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि उसका रिजल्ट हमेशा फिक्स्ड होता है। यही कह दिया क्यू अपन, यही गॉस थ्योरम है हमारी, ठीक है, यही हमारी गॉस थ्योरम है। आप लोग याद रखिएगा हमेशा, अगर क्यू इन कुछ भी हो सकता है ना, क्यू इन अगर अंदर कई सारे चार्जेस हैं, +2 एक है, +q -3q +4q, तो क्यू इन को हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग क्यू इन को लिखेंगे +q -3q +4q, 4 1 5, 5 से 3 गया 2, मतलब हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2q इन 2q, ठीक। बात समझ में आई। टोटल हम लोग बंद परिपथ से अंदर जो है टोटल हमारा चार्ज ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, ओके।
अब IIT JEE मेंस हमें अच्छे न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स बना देगा। आप चीज़ों को रिलेट करना सोचिए, ये नहीं कि हमें फार्मूला रट लिया। आप देखिए कि इस फार्मूले को वो इधर से भी इधर जाके यूज़ करेगा न्यूमेरिकल्स में, आपके इधर से इधर भी आपसे यूज़ करवा लेगा और इधर से इधर भी यूज़ करवा लेगा। आप लोग क्या करते हैं, 12th के टीचर्स कैसे पढ़ा देते हैं, आपको बता देगा कि ऐसे ऐसे करके आप ये कैलकुलेट कर ले जाएंगे। लेकिन हमें IIT JEE में हम लोग वो दिमाग लगाएंगे, आपको दोनों डायमेंशंस में सोचना है, आगे से पीछे, पीछे से आगे जाने में। अब देखिए कई बार आप लोगों को कह देगा एक फ्लक्स दे देगा, ठीक है, ये कह देगा फ्लक्स, आपको यहाँ पर एरिया दे देगा, एरिया कह देगा एरिया जो है ये है x² + y² + z² बराबर 16², ठीक। दूसरा एरिया दे देगा A1 A2, इसको दे देगा, कुछ इसका फंक्शन दे देगा, कुछ इसका फंक्शन दे देगा, कई सारे एरियाज़ दे देगा। आप लोगों को कहेगा कि इसके 3 एरिया हैं, इन तीनों एरिया के सेंटर में कोई चार्ज रखा हुआ है, तो A1 A2 A3 कह देगा A1 जो है एरिया बड़ा है A2 बड़ा है A3 से, तो किससे निकलने वाला फ्लक्स जो है हमारा ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, किसी से भी निकलने वाला ज़्यादा नहीं होगा, सब बराबर होंगे फ्लक्स। ओके, तो आप लोग ये सारी चीज़ें दिमाग में रखिए अपने, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि फ्लक्स तो नंबर ऑफ लाइन्स है। अगर 5 लाइन्स यहाँ से निकली तो यहाँ 10 थोड़ी ना हो जाएंगी, यहाँ और निकल के बाद 20 थोड़ी ना हो जाएंगे, रहेंगे तो 5 ही, ठीक है। चलिए, अच्छा दूसरी तरीके से एक सोचिए आप, एक दूसरा तरीका भी आप सोच सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका, मैंने तो अभी आपको मैथमेटिक्स करके दिखाई, एक मैंने बताया मैथमेटिक्स से काम नहीं चलेगा, अब फिजिकली भी चीज़ों को सोचिए, इमेजिन करिए चीज़ों को। देखिए कैसे, E.dA, ठीक। अब सोचिए मैंने ये यहाँ पे इससे डिस्टेंस कितनी है, कम है, और ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे वाले के लिए ज़्यादा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी और दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इसके लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगी, कम, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़्यादा है लेकिन एरिया क्या है, कम, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कोई कांस्टेंट नंबर मान लो आया C, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लेकिन एरिया कम, और यहाँ पर आइए इलेक्ट्रिक फील्ड कम लेकिन एरिया ज़्यादा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, एक कम होता है तो एक ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा जो है इनका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, कांस्टेंट। एक ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को गॉस थ्योरम समझ में आ गई, क्या गॉस थ्योरम होता है। अब जो चीज़ आपको नोटिस करनी है, मैंने आपको कहा कि गॉस थ्योरम हमेशा सच होती है, लेकिन हर जगह पे हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप लोग हेडिंग डालिए, एक हेडिंग डालिए, केसेस एंड रीजन व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई गॉस थ्योरम एवरीवेयर। चलिए देखिए, E.dA = Q/ε0। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं, ये हमारा Q है ना, सेंटर पे रखा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और परपेंडिकुलर भी इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में हमारा फ्लक्स हमारा अच्छा एक चीज़ और इसको ऐसे भी याद रखिए, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्लोज्ड पाथ में क्या लिख देंगे, Q/ε0, चाहे ऐसे लिखिए चाहे Q इन ही इसके बराबर होता है ऐसे लिखिए ना। तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स क्या होगा, E.dA = हम लोगों ने लिखा Q/ε0, है ना। देखिए यहाँ पर E.dA को क्या लिखेंगे, E.dA cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा E.dA, क्या मिल गया हमारा E.dA इंटीग्रल। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर समझना जरूरी है, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि क्यों हम लोग गॉस थ्योरम को हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते। हमारा आ गया Q/ε0। अब एक चीज़ सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर देखिए, डिस्टेंस ये R है, यहाँ पर भी डिस्टेंस R है, यहाँ पर भी डिस्टेंस R है, यहाँ पर कहीं पर भी हम मूव करें हमेशा क्या है, इसका वैल्यू कांस्टेंट हर जगह पर 1/4πε0। क्यू सारा टर्म कांस्टेंट, R स्क्वायर भी कांस्टेंट, कहीं पर डिस्टेंस बदल ही नहीं रही है, तो E जो है हमारा E.dA, और कहीं पर भी हम जाएं जो हमारा E और .dA का जो के बीच में जो एंगल है वो भी हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी चेंज नहीं होगा इन दोनों के बीच में, है ना, तो एंगल भी फिक्स्ड। तो E को हम लोग बाहर ले सकते हैं, क्या बचा अंदर, dA बराबर Q/ε
एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए ई को हम लोग बाहर तभी ले सकते हैं जब जो हम लोग सरफेस लिए हैं, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस, है ना। जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जिस चार्ज की वजह से, अगर गॉस थ्योरम की वजह से फाइंड कर रहे हैं तो जो लोग सरफेस बनाते हैं इमेजिनरी सरफेस, उसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। अभी आगे समझ में आ जाएगा और ज़्यादा। ठीक, देखिए ये मिल गया हमारा ई, हमारा मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका टोटल का इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 4πr² बराबर Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं? तो अब 4π अपान r² आप नीचे भेज दीजिए, 4πr²। ठीक, सोचिए इसको इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज़ को इस फॉर्मेट में हम लोग तभी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्मेट में हम लोग तभी लिख सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पूरे गॉसियन सरफेस पर क्या हो, कांस्टेंट हो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में जो हमारा एंगल बन रहा है वो भी हमेशा क्या हो, फिक्स्ड हो, तभी हम लोग इसको बाहर ले सकते हैं। तो ऐसे केसेस इस फॉर्मेट में लिखेंगे ना, और गॉस थ्योरम हमारा तभी आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारा क्या ई बाहर आ जाएगा। देखिए ई आपका बाहर आ गया, अब क्या करेंगे आप, Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आपने एरिया को भी भेज दिया, टोटल का आपने क्या करें ई डॉट डी ए। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैलकुलेट हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म आप लोगों ने बाहर ले लिया। पर एक दूसरा केस देखिए, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है। मैं आपको नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप, मैंने नीचे मेल की लिंक दे रखी है अपनी, मेल मुझे आप कर सकते हैं। देखिए एक दूसरा केस लेते हैं। हमने एक ऐसा सरफेस लिया, है ना, इसके यहाँ पर सेंटर कोई है, यहाँ पर चार्ज रख दिया Q। ध्यान से समझिएगा आप लोग, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए देखिए, जरा देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एन कैप भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन पर। यहाँ पे आइए, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एन कैप भी इधर। ठीक, यहाँ पे आइए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर, लेकिन एन कैप देखिए ये इस पर परपेंडिकुलर डालिए, ये आया ना एन कैप। देखिए थीटा, जहाँ यहाँ से धीरे धीरे आते जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन इस पर परपेंडिकुलर कैसा, ऐसा। तो थीटा कंटिन्यूसली हमारा बदलता जा रहा है। ई डॉट डी ए कॉस थीटा को हम लोग ई डी ए, और कॉस थीटा को हमेशा जीरो नहीं लिख सकते, थीटा भी हमारा क्या होता जा रहा है, बदलता। तो हम लोग इंटीग्रेशन को हमेशा लिखेंगे ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अब लोग थीटा की वैल्यू नहीं पुट कर सकते 0 डिग्री, क्योंकि हम लोग पूरे में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कंटिन्यूसली बदलती जा रही है। तो साथ में आर की भी वैल्यू बदलती जा रही है। यहाँ पर डिस्टेंस कोई आर है, आप देखिए यहाँ पर कम हो गई, यहाँ पर ज़्यादा हो गई, फिर यहाँ पे, तो आर की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, कंटिन्यूसली बदलती जा रही है। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस गॉसियन सरफेस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वेरिएबल। तो ई को हम लोग क्या, कोई फंक्शन होगा, ई हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। ई कोई फंक्शन होगा, x² प्लस वाई प्लस जेड के, ऐसा कुछ करके कुछ फंक्शन होगा, अजीब सा फंक्शन, है ना। क्योंकि आप देखिए कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बाहर नहीं ले सकते, और अगर बाहर नहीं ले सकते तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इस वाले सरफेस के लिए ई डॉट डी ए इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। समझ रहे हैं? ऐसे केसेस के लिए हम लोग ये ऐसा नहीं लिख सकते, और अगर ऐसा नहीं लिख सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं ला सकते, तो इस टर्म को हम लोग नीचे नहीं भेज सकते। इस टर्म में देखिए क्या नीचे भेजेंगे आप, कुछ आपके पास है ही नहीं, ये टर्म तो अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आया, तो हम लोग ई का टर्म इधर नहीं आएगा, बाकी टर्म उधर चला जाए, इधर। ऐसा अगर हो तभी हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग नीचे एक स्टेटमेंट लिख लिए कि गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल इन हाईली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, हाईली सिमेट्रिक सिस्टम। अब बात आती है कि क्या है हाईली सिमेट्रिक सिस्टम। हाईली सिमेट्रिक सिस्टम देखिए, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास 3 ही सिमेट्रिक सिस्टम है, 3 सिमेट्रिक सिस्टम है हमारे पास। पहला सिमेट्रिक सिस्टम है, पहला सिमेट्रिक सिस्टम जो हमारे पास है वो है, चलिए आप लोग पहले हेडिंग ले लिए,
तीन तरीके के हमारे पास सिमेट्रिक सिस्टम है। पहला सिमेट्री जो है स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। दूसरा कैसा है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तीसरा जो है हमारा वो है हमारा स्फेरिकल एरियल सिमेट्री, एरियल सिमेट्री मतलब एरिया वाली सिमेट्री है ना। इसको हम लोग एक और नाम भी बोलते हैं, हम लोग कहते हैं प्लेन सिमेट्री, कई बार हम लोग कह देते हैं प्लेन सिमेट्री। देखिए स्फेरिकल सिमेट्री मीन्स अगर हमारे पास स्फेयर हो तो क्या है, हर जगह पे सिमेट्रिक है, हर पूरा स्फेयर हर जगह पे एकदम सेम जैसा है। और सिलेंड्रिकल सिमेट्री कैसी, देखिए सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ये देखिए ये सिलेंडर है हमारा, अगर इसको हम लोग इन्फिनाइट लंबाई का कर दें, इन्फिनाइट लंबाई का दोनों तरफ बहुत लंबा कर दें, जैसे हमारा एक वायर होता है इन्फिनाइट लंबाई का, है ना, तो उसे हम लोग कह देंगे सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है वो, है ना। पर याद रखिए अगर फिक्स्ड लंबाई का है तो हम लोग उसे सिमेट्रिक सिस्टम नहीं कहेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक सिस्टम उसे हम लोग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास पॉइंट है एक, है ना, इसकी वजह से इसे थोड़ा सा और पतला बना लेता हूँ, है ना, ताकि मैं अच्छे से और बता पाऊँ आपको। देखिए एक छोटा सा पतला सा तार है ना, देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए मैंने क्या बताया कि किसी पॉइंट पर आपको वो लेने के लिए, क्या लेने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। और गॉसियन सरफेस आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा, गॉसियन सरफेस जो है हमेशा हमारा जिस टाइप का हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसा है, सिलेंड्रिकल, तो हम लोग गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, सिलेंड्रिकल। हमें अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे ऐसा, ये सिलेंडर बन गया, है ना, ये हमारा सिलेंडर बन गया, ठीक, ये हमारा सिलेंडर बन गया। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यहाँ पर भी इधर, पर इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है, नहीं, एक जैसी नहीं है। तो ये सिस्टम कैसा है, अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक कब होता, सोचिए आप लोग, अगर इनफाइनाइट लंबाई का होता, ये कितनी लंबाई का, इनफाइनाइट लंबाई का। और थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ कर देता हूँ, मेरी ड्राइंग तो बहुत ही गंदी है। अगर हमारा सिस्टम कैसा है, इनफाइनाइट लंबाई का, ठीक, तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम लोग इनफाइनाइट लंबाई का हम लोग गॉसियन सरफेस नहीं ड्रॉ करेंगे, हम लोग सिंपली ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना, फील्ड हमारा जो है वो जिस पॉइंट पर, उसे हम लोग गॉसियन सरफेस पर होना चाहिए हमेशा, वो पॉइंट जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा ये एक सिलेंडर है, इसके किसी सरफेस पर हो गया हमारा। अब देखिए इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर भी होगा ऊपर कहीं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे करेगा, है ना। देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, तो इधर वाले पॉइंट्स जुड़ते गए, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट इधर, इसकी वजह से और इसकी वजह से एक नीचे कंपोनेंट, तो ऊपर नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर की ओर, हर जगह पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर ही होगी, ऊपर नीचे की ओर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एक ही हो, एक ही तरफ, है ना, तो हम लोग कैसे कहते हैं, इसका मतलब वो सिस्टम जो है हमारा सिमेट्रिक है, तभी उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है उसकी वजह से एक ही डायरेक्शन में हमेशा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, सरफेस लें, ये छोटा सरफेस लिया हम लोगों ने, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट के लिए हम लोगों ने क्या करते हैं, अगर सरफेस देखिए मैंने बताया जैसा इस सरफेस है आपका, जैसा आपका सरफेस है उसी शेप का हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं, है ना। अब ये है हमारा, तो इसके लिए हम लोग सरफेस जो लेते हैं उसे कहते हैं पिलो बॉक्स। एक ये छोटा सा एक पिलो बॉक्स लेते हैं, ये ऐसा नीचे ऊपर ऐसा ज्वाइन करता हुआ, समझ रहे हैं आप, एक माचिस का डिब्बी जैसा होता है, सरफेस एक है हमारा, ये सरफेस, इसमें माचिस का डिब्बी रखिए, आधा ऊपर हो जाए आधा नीचे, है ना, ऐसा इसे हम लोग बोलते हैं पिलो बॉक्स, तभी तो सरफेस के जैसा शेप का हो जाएगा, ठीक है। अब सेम यही दिक्कतें इसके साथ भी आएंगी, पर इधर वाले कुछ कंपोनेंट्स भी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे, पर अगर हमारा इनफाइनाइट लंबाई का हम लोगों ने, चौड़ाई का अगर हम लोगों ने सरफेस ले लिया है तो उसमें सिर्फ कैसे कंपोनेंट्स होंगे, सिर्फ ऊपर की ओर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होंगे, राइट साइड वाले नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट लंबाई के कि हम लोग सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिक सिस्टम है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक सिस्टम के लिए ही गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, तभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है, इलेक्ट्रिक वाला ई कंपोनेंट जो है बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, ठीक है। अब देखिए
मैं आज आपको कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कराना चाह रहा था, पर आज तो लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स कराना पॉसिबल नहीं है। पर मैं अगले लेक्चर्स में आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे हमारी जो है प्रॉब्लम्स मैं दिखाऊंगा आपको करके। 3-4 प्रॉब्लम्स मैं आपको कराऊंगा, वहाँ से आपको पावर समझ में आएगी गॉस थ्योरम की। दिखाऊंगा मैं आपको करके ये चीज़ कि पहले 2 तरीक़ों से। एक प्रॉब्लम आप लोग कोशिश करिएगा, ये हमारा सरफेस है, एक फुटबॉल है, ये एक स्फेयर है r रेडियस का, है ना। इससे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिएगा किसी पॉइंट यहाँ पर, कोई पॉइंट यहाँ पर है, इससे सेंटर से z डिस्टेंस पर, है ना। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिएगा और आप देखेंगे कि पहले 2 मेथड बहुत ही टफ पड़ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े आपको इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे, लेकिन गॉस थ्योरम लगा के यूँ चुटकियों में हल हो जाएगा। आपका ज़्यादा 30 सेकंड का टाइम लगेगा और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। मैं आपको कई सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा, कंपेयर करके दिखाऊंगा कि गॉस थ्योरम कितनी पावरफुल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। ठीक है, हाँ मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि गॉस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कोई ऐरा गैरा ऐसा टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि बहुत से वेक्टर्स फील्ड होते हैं हमारे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके लिए E.dl की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए E.dl की वैल्यू हमेशा हमारी क्या होती है, 0। ठीक, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्पेशल है। दूसरा चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, आप देखेंगे 1/r² हमेशा इसके टर्म में आता है ना। और ये मैजिक समझिए आप, 1/r² हमेशा इसके टर्म में आता है, तो 1/4πε0, ठीक, Q और 1/4πε0r², है ना। और एरिया का टर्म हमारा आया था 4πr²। एरिया भी हमारा क्या होता है, r² पे डिपेंड करता है। तो यही रीज़न है कि हमारे r² वाले टर्म ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाते हैं। अगर हमारा ये फार्मूला होता r³ तो क्या r² नीचे r1 बच जाता, तो इंटीग्रेशन से हम लोग उसे कभी भी बाहर ना ले पाते, फिर कैसा भी केस होता, है ना। सिमेट्रिक भी होता, हाईली सिमेट्रिक, तब भी इंटीग्रेशन को हम लोग ई को बाहर ना ले पाते। r² वाले टर्म कटते ही ना हमारे डिस्टेंस वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बाहर ना आता और हम लोग कभी भी गॉस थ्योरम को ना पढ़ रहे होते। तो 1/r² का जो नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले का, वो एक स्पेशल नेचर है ना। वो हमारे कूलॉम्स लॉ है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम्स लॉ से आई ना। तो कूलॉम्स लॉ का जो हमारा 1/r² का नेचर है वो स्पेशल है। अगर वो r² का नेचर ना होता तो हम लोग गॉस थ्योरम को ना पढ़ रहे होते, बाकी चीज़ों से हम लोगों को काम चलाना पड़ता। तो चलिए आज की बात यहीं तक। अगले लेक्चर में आप लोग, हाँ मैंने आप लोगों को कहा था ये इक्वेशन बहुत कुछ बोलता है, गॉस थ्योरम बहुत पावरफुल है। आप लोगों को आज कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसकी पावर, लेकिन इसकी एक्चुअल पावर जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखेंगे कि कैसे 10-10 मिनट की प्रॉब्लम्स को 1-1 मिनट में समेट देता है, तब आपको इसकी एक्चुअल पावर रियलाइज़ हो जाएगी। तो प्लीज़ अगले लेक्चर में ज़रूर मेरा अगला लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को रियल में गॉस थ्योरम समझ में आए। अदरवाइज़ आप दूसरे लोगों के लेक्चर्स, क्या ज़्यादातर लोगों के लेक्चर्स बस का मतलब होता है कि जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल्स लगाओ, एक थ्योरम को, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पढ़ा दो, और आप लोगों को फिर मैथमेटिक्स से चिढ़ सी होने लगती है, लगता है कितने फार्मूले रटे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, आप लोग अगर चाहें तो मुझे नीचे इंस्टाग्राम की मेरी लिंक पड़ी हुई है, आप मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।